तो हे गाइस, हाउ आर यू? दिस इज़ आयुष। वेलकम टू मेंस वाला। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी, यानी कि मेंस का। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, मेंस में जो हमारा टॉपिक आता है, यानी कि जो पेपर आता है, एक पूरा पेपर होता है हिंदी का, स्पेशल हिंदी का। ठीक है, मतलब सेपरेट पेपर होता है हिंदी का। आप सभी को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, इनफैक्ट मुझसे भी शायद ज़्यादा अच्छे से पता है। तो मैंने कुछ सिनॉप्सिस बनाए हैं, या फिर यूँ कहूँ कि कुछ सिनॉप्सिस हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए। अगर आपको बेहतर लगें तो बहुत अच्छी बात है। ये एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं आपको जनरल चीज़ बताऊँ। 2 मार्कर में अगर आ जाए, जैसे लाइक ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मध्यकालीन हिंदी बताइए। ठीक है, अब मध्यकालीन हिंदी के बारे में अगर 2 मार्कर में पूछ रहा है, तो हमने जितना कंटेंट लिखा हुआ है वो आप खुद बताएं सफिशिएंट है कि नहीं। आपको बहुत बड़ी स्टोरी नहीं लिखनी है, बहुत बड़ी एकदम गाथा टाइप से नहीं लिखना है। मैं आपसे बहुत बार बोल चुका हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे सिलेक्टेड लोग, बहुत सारे लोग आपसे कितनी बार बोल चुके हैं कि आप जितना कम शब्दों में अपनी बात रख पाते हैं, जितने कम शब्दों में आप अपनी बात समझा पाते हैं, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको 3 लाइन दी है तो आपको तीनों लाइन भरनी है, आपको 8 लाइन दी है तो आपको 8 लाइन भरनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी बात बहुत अच्छे से 6.5-7 लाइन में समझा पाएँ, मच बेटर है ना। जैसे कि आपको मैंने थोड़े दिन पहले, हमारा जो ग्रुप है मेंस वाला, टेलीग्राम पर भी है और व्हाट्सएप पे भी है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने आपको कुछ मयंक सर, जो डीएसपी हैं मयंक तिवारी सर, उनकी कॉपी डाली थी। आप बिल्कुल देखते होंगे कि उन्होंने क्वेश्चन लिखा। ठीक है, देखो कैसे लिखा मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है, मान के चलो मध्यकालीन हिंदी। ठीक है, सर ने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ आपको। सर ने यहाँ लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ये क्वेश्चन काट दिया। ये वाला जो एरिया है ना, वो खाली डला है। भाई ज़रूरत क्या है? जो सामने वाले बंदे ने पूछा है, जो सामने से हमसे पूछा गया है, हमने उसको बेहतर तरीके से साफ साफ दर्शा दिया, हमारा काम हो गया। अब आप लगे हुए हो यहाँ लिखने, यहाँ लिखने। अब कुछ लोग तो भैया ऐसा होते, बोलते सर ये लाइन, जो ये जगह जो खाली है हम यहाँ भी लिख दें। भैया क्यों लिखनी है जब इतनी सारी जगह कम पड़ रही है क्या? उन्होंने ऑलरेडी आपको इतनी सारी लाइंस दी हुई हैं। थोड़ा गैप में लिखो, थोड़ा बेहतर तरीके से लिखो, साफ साफ लिखो, अच्छा लिखो। बिल्कुल नंबर मिलते हैं यार, अच्छे यहाँ से नंबर मिलते हैं। ठीक है, मतलब ये सोच के चलो, 5 मार्कर वाले को 3.5 नंबर तक अच्छे खासे मिलते हैं, अच्छे नंबर मिलते हैं 3.5 नंबर। लेकिन दिक्कत क्या है, हम ये सोचते हैं कि हमको पूरा पेज भरना है, हमको पूरी लाइंस भरनी है, हमको बहुत अच्छे से लिखना है, जितना पता है सब कुछ लिख देना है। इससे सिलेक्शन नहीं होता, नंबर इससे नहीं मिलते। काम की बात लिखो, आगे बढ़ो, काम की बात लिखो, आगे बढ़ो। अगर 1 वर्ड में उसने क्वेश्चन पूछा है ना, तो आप उस आंसर को 1 वर्ड में लिखो। 2 मार्कर में ऐसा नहीं है कि आपको पूरी दोनों लाइनें पढ़नी है। समझो इस बात को, समझो इस चीज़ को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी, सॉरी। तो नेक्स्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है प्राचीन हिंदी। तो डेफिनेशन अगर लिखनी है तो अच्छी बात है, प्राचीन हिंदी क्या है। अगर 2 मार्कर में लिखना है तो हमने जितनी चीज़ें लिखी हैं उतनी अच्छी हैं। एक आध दो पॉइंट आप अपने देखो यार। सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है? सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है? अगर मैं सारी चीज़ें आपको यहीं लिख के दे दूंगा, सारी चीज़ आपको यहीं रख के दे दूंगा, तो क्या हमारी 10 यूनिट के जो मतलब पूरा का पूरा मटेरियल है, क्या 100-125 पेज में मैं आपको दे पाऊंगा? क्या 120 पेज में मैं आपको पूरी चीज़ें लिख कर दे पाऊंगा क्या? जिसमें 10 यूनिट हैं, जिसमें यूनिट 10 का आप अगर किसी की बुक देखो तो वही हो रही है 300 पेज की। तो ओ सॉरी, यूनिट 7 की, यूनिट 10 की देख लो आप, 40 पेज तो उसी के जा रहे हैं। यूनिट 9 के जा रहे हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिलाओ तो ही भैया कम से कम 300-350 पेज पहुंच जा रहे हैं। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 120 पेज में मैं पूरा आपको सिनॉप्सिस बना के दे दूं पेपर 3 के। तो आपको कुछ बेटर सोचना होगा ना, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ लिख ली है, हमने लिख ली है, अब हमको इतना पता ही है, हम उसको लिख सकते हैं, आगे से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो प्राचीन हिंदी का जो समय काल है वो देखो, 1100 से लेके 1400 ईस्वी तक। कितना समय है? 1100 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी तक का जो समय रहा वो रहा प्राचीन हिंदी का। हिंदी के शिशुकाल को दर्शाती है, यानी कि ये हिंदी के शुरुआती पीरियड, जब हिंदी स्टार्ट हो रही थी, हिंदी की शुरुआत थी, उस भाग को दर्शाती है। कौन सी भाषा? प्राचीन हिंदी भाषा। नेक्स्ट आपका आता है कि मध्यकालीन हिंदी। तो मध्यकालीन हिंदी का जो समय रहा है वो है 1400 से 850 बीसी तक। कितना रहा है? 1400 बीसी से लेकर 850 बीसी तक मध्यकालीन हिंदी का समय सारणी रही है। ठीक है, हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हुआ। ये इस समय क्या हुआ, मध्यकालीन हिंदी में ये जो इसका स्वरूप था, यानी कि जो व्याकरण था वो स्पष्ट हुआ, तथा उसकी बोलियां विकसित हो गई। एवं विभिन्न प्रकार की जो बोलियां थीं वो विकसित हो गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हिंदी की विभिन्न जो बोलियां हैं, हिंदी से रिलेट करती हैं, वो इसकी विकसित हुई। हिंदी भाषा में अरबी तथा फारसी शब्दों का भी आगम हुआ, अरबी तथा फारसी शब्दों का भी आगम हुआ। अब मुझे ये बताओ कि 2 मार्कर के हिसाब से नहीं है क्या? सफिशियंट है ना यार? और क्या लिखना चाहते हो और क्या करना चाहते हो? नेक्स्ट आपका है कि आधुनिक हिंदी के बारे में बताइए। तो भैया
1100 से 14 तक प्राचीन हिंदी हो गई, 1400 से 1850 तक हो गई आपकी मध्यकालीन हिंदी। तो अब इसके बाद का जो समय आया यानी कि 1850 यानी 1850 ईस्वी से जो बाद का समय आया टिल अभी नाउ, है ना, अभी तक का जो समय है वो हो गई आपकी आधुनिक हिंदी। हिंदी बोलचाल, साहित्य और स्वतंत्रता संग्राम की भाषा बनी। किसकी भाषा बनी? बोलचाल की भाषा बनी, साहित्य की भाषा बनी, तथा जो स्वतंत्रता संग्राम जो उस समय 1850 जो 1857 याद करिए जो रिवोल्ट वगैरह ये सब आंदोलन वगैरह लंबे समय तक चले ना, इस सब की भाषा आधुनिक हिंदी के नाम से जानी गई। मतलब आधुनिक हिंदी इस समय विकसित हुई है। ये जो एरिया, ये जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है आधुनिक हिंदी का। हिंदी को भैया इस समय राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब आधुनिक हिंदी में जब हिंदी आधुनिक रूप लिया हिंदी ने, उसी समय हिंदी को जो है राज्य की भाषा यानी कि राज्य की भाषा के रूप में इसको दर्जा दिया गया। अब भाई आप बोलोगे कि राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया तो वो तो ठीक है सर, तो मुझे ये तो बता दीजिए कि राजभाषा होती क्या है, राजभाषा आयोग कब बना, है ना, राजभाषा अधिनियम कब आया, इन सब के बारे में, राजभाषा नियम कब आया, राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ। अगर इन सब के बारे में अगर उसने पूछ लिया पेपर में अगर आ गया तो हम कैसे लिखेंगे? तो इन सब के बारे में भी सर थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखो सुन, राजभाषा कौन सी होती है? राजकीय कामकाज की भाषा है, यानी कि राज्य में जिस भाषा के आधार पर कामकाज किए जाते हैं उस भाषा को हम राजकीय भाषा कहते हैं। देश का सरकारी कामकाज, समझ रहे हो ना, सरकारी जो दफ्तर वगैरह में जिस भाषा का उपयोग करते हैं ना वो राजकीय भाषा संविधान द्वारा दिया जाता है और उसे देश की राजभाषा कहते हैं। ठीक है, जिस भाषा में प्रयोग करने का जो निर्देश है संविधान के द्वारा दिया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो राजभाषा की कुछ चीज़ें देखो। 14 सितंबर 1949 यानी कि 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 14 सितंबर 1949, समझ गए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में यहाँ जोड़ दिया गया सिंधी को। अब कुछ भाषा देखो, बात सुनो, अभी तक तो 20 भाषाएं थी, संविधान जब हुआ, संविधान बना तब 20 भाषाएं संविधान में शामिल थी। 21वीं भाषा को जोड़ा गया 1967 यानी 1967वें संविधान संशोधन के द्वारा 21वीं भाषा के रूप में हमने सिंधी को जोड़ा। ये सब आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में जब पेपर आ जाए, अगर राजभाषा के ऊपर लिखने आ गया 5 मार्कर में, तो आप लिखेंगे क्या, तो आप बोलेंगे क्या सर? समझ रहे हैं आप मेरी बात? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। नेक्स्ट आपका आ गया 92वां संविधान संशोधन, ये आपको सबको पता है, बोडो, डोंगरी, मैथाली, संताली, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथाली, संताली, इसको जोड़ा गया। तो हमने ये राजभाषा के बारे में आप देखिए कि कौन कौन सी राजभाषाएं हैं, कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और राजभाषा की परिभाषा क्या है, ये हमने 5 मार्कर के हिसाब से कंप्लीट राजभाषा को बात कर ली है, इस पर चर्चा कर ली है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन आता है कि भाई हिंदी दिवस के बारे में बताइए। मान के चलो 2 मार्कर में क्वेश्चन आ गया कि सर हिंदी दिवस के बारे में बताइए। तो हिंदी दिवस के बारे में आप 2 मार्कर में क्या लिख देंगे सर? तो हिंदी दिवस के बारे में लिखना है कि 14 सितंबर को प्रतिवर्ष एक तो मनाया जाता है। तो अपने फर्स्ट लाइन तो जो आपकी आने वाली है, जिसमें आप भर भर के लिखने वाले हो और जिसमें आपको इतना कुछ लिखने वाले हो कि 5 मार्कर में एक चिंटी की भी जगह नहीं छूटनी चाहिए, 3 मार्कर में, है ना, ऐसे ही भरने वाले हो ना। नहीं भरनी है यार, वही तो कह रहा हूँ यार, नहीं भरनी है। स्पेस देके लिखो, जितना अच्छी अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हो कम शब्दों में उतनी देने की कोशिश करो प्लीज़ यार, है ना। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष ये राजभाषा दिवस जो है, हिंदी भाषा दिवस जो है मनाया जाता है। इसका कारण क्या है, कब से मनाया जा रहा है, क्या कारण है, कब मान्यता प्रदान की गई, उसके बारे में लिख देना थोड़ा सा। सबसे पहले तो अनुच्छेद लिख देना। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, आर्टिकल 343 में इसको जोड़ दिया गया। अब कब की गई भैया, कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी कि हिंदी को भारत में राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, कब बनाया गया, राजभाषा को कब बनाया गया, तो 14 सितंबर 1949 को राजभाषा में के रूप में बनाया गया। समझ गए? ये 2 मार्कर के हिसाब से सफिशियंट है सर, कुछ नहीं लिखना है आपको, सफिशियंट है, बहुत है ना। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं हिंदी दिवस। अच्छा, इसके बारे में तो हमने अभी चर्चा कर ली है, कोई बात नहीं। अब ये आ गया राजभाषा आयोग। अब राजभाषा आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो राजभाषा आयोग का गठन होता है 7 जून 1955। 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन होता है और इसके जब बाल गंगाधर खेर यानी कि जो वर्तमान तत्कालीन अध्यक्ष, वर्तमान नहीं तत्कालिक अध्यक्ष यानी कि उस समय जो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं उनका नाम होता है बाल गंगाधर खेर। ये देखो आप, ये लिखना है और जुलाई 1957 को 19 विषयों पर इसकी ने अनुशंसा दी,
है ना। जब भैया कोई भी आयोग आता है तो उसकी जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट कब आई, 1956 में, यानी कि 1 साल बाद इसकी रिपोर्ट आई। और रिपोर्ट में कितनी विषयों पर, 19 विषयों पर इसकी अनुशंसा की गई। बताओ मुझे, 2 मार्कर के हिसाब से अच्छा नहीं है क्या? दिक्कत क्या है मुझे ये बताओ, क्या समस्या क्या आ रही है? 2 मार्कर में क्यों नहीं लिख सकते हैं? और कितना ज़्यादा मैंने बता दिया और कितना कम बता दिया है जो 2 मार्कर में नहीं लिख पाओगे, है ना। देखो यार, बहुत अच्छी नोट्स हैं, बहुत अच्छे सिनॉप्सिस हैं, जो समझना है वो समझ लो, लेकिन यकीन करो शॉर्ट चीज़ें हैं, बहुत ईजीली मिल रही हैं आपको, उनको थोड़ा समझो, थोड़ा उनकी कदर करो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि संसदीय भाषा समिति। अब मान के चलो 2 मार्कर में फिर से आ गया, संसदीय भाषा समिति के बारे में समझाओ। तो इसका गठन लिख दो। 16 नवंबर 1956 को संसदीय भाषा समिति का गठन होता है। खंड 344, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अंतर्गत इसका गठन होता है। 344, अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अंतर्गत जो है संसदीय भाषा समिति का गठन किया गया। अब भैया तत्कालिक इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत। याद आ रहा है ना, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ नाम है, याद कर लो। देखो भैया, गोविंद बल्लभ पंत सागर, वो जो डैम है वो चीज़ भी है, इन्हीं के नाम पर है, बिल्कुल जेन्युइन इन्हीं के नाम पर है। लेकिन यहाँ पर संसदीय भाषा समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट, कितने सदस्य थे? तो 30 सदस्यीय समिति थी और इसकी रिपोर्ट आती है भैया 3 साल बाद, यानी कि 1959 में। 1956 में बनके तैयार हुई, 1959 यानी कि 1959 में इसकी रिपोर्ट आ गई। 344 के खंड 4 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। इसके अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत जी थे, सदस्य 30। अब मुझे बताओ, अब एक सेकंड मुझे बताओ कि 2 मार्कर के हिसाब से समस्या क्या है इस क्वेश्चन में? समस्या क्या है इस क्वेश्चन में? जाके लिखो किसी टेस्ट सीरीज में, जाके लिखो किसी मॉडल आंसर में, देख लो। अगर कोई काट दे तो मेरी गारंटी है यार। मुझे बताओ कहाँ गलत लिखा है हमने कुछ इसमें। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपका आ रहा है कि राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम कब आया? तो राजभाषा अधिनियम आता है 1963 में। 1963 में राजभाषा अधिनियम गठित होता है। कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? 10 मई 1963 को। राजभाषा अधिनियम 1963 किसी ने 3 मार्कर या 2 मार्कर में पूछ लिया तो क्या लिखोगे? 10 मई 1963 को गठित हुआ। हिंदी भाषी क्षेत्रों के असंतोष को दूर करना। अब क्यों किया गया भैया राजभाषा अधिनियम 1963 में? इसलिए आया क्योंकि भैया हिंदी को तुम सब कुछ दे रहे हो, हिंदी को तुमने दर्जा दे दिया है, सबकी कामकाज की भाषा हो गई है। तो भाई हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, मतलब सॉरी, हिंदी भाषी नहीं, जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनमें असंतोष व्याप्त हो गया। मतलब उसमें एकदम से, मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, एक वर्ड होता है ना कि एकदम से हाहाकार मच गया कि भाई हिंदी को प्रमोट किए जा रहे हो, हिंदी को प्रमोट किए जा रहे हो। तो जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र थे उनके असंतोष को दूर करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया जिसमें आया राजभाषा अधिनियम, ठीक है। प्रावधान हुआ 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग यथावत जारी। समझ गए? 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी का और अंग्रेजी का प्रयोग जो है यथावत जारी रखा गया है। तो इसमें हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी को भी दिया गया और अंग्रेजी को भी, दोनों को कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट आता है आपका राजभाषा संकल्प 1968। तो राजभाषा संकल्प 1968 जो है संसद द्वारा 1968 में पारित किया गया। भारत सरकार राज्यों के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र लाएगी। त्रिभाषा सूत्र मतलब हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषा। अन्य भाषा मतलब वो जो लोकल लैंग्वेज है, मतलब उसकी जो मतलब एक जो क्षेत्रीय भाषा है उसके रूप में अन्य भाषा को रखा गया है। अब प्रावधान क्या है? तो भैया त्रिसूत्रीय, ये देखो त्रिभाषा सूत्र है। तो सूत्र क्या है? सूत्र ये है, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषा। समझ में आ गया? हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषा। अहिंदी भाषा क्षेत्र जो हिंदी नहीं बोलते हैं वो है प्रादेशिक भाषा को अपनाएं और अंग्रेजी को अपनाएं और फिर हिंदी को अपनाएं। प्रादेशिक जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उसको अपना लें, फिर वो इंग्लिश को मतलब एक वरीयता दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप हिंदी को वरीयता दे दीजिए, है ना। और हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं वो सबसे पहले हिंदी को वरीयता दें, फिर अंग्रेजी को दें, फिर अपनी लोकल लैंग्वेज को मतलब प्रायोरिटी दें। समझ में आ गया मेरी बात? ये बात है, ये राजभाषा संकल्प 1968 में जो पारित किया गया, इसे आप आराम से अगर 2 मार्कर में लिखना आ जाता है तो बेसिकली लिख सकते हो, कहीं कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है त्रिभाषा सूत्र। तो अब बता तो दिया सर, 1968 में संकल्प पारित हुआ हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए, हिंदी, अंग्रेजी, अन्य भाषा और अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों मतलब अहिंदी यानी गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए पहले उनकी लोकल लैंग्वेज, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी। समझ में आ गया? इसको ओपन किया गया। सॉरी। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि राजभाषा नियम 1976 को समझाइए। तो भैया गृह मंत्रालय की राजभाषा विभाग द्वारा निर्मित, गृह मंत्रालय, एक मिनट पूरी बात सुनो। अच्छा देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको इसमें। वो एक चीज़ ये है कि राजभाषा नियम जो 1976 में आ गया उसमें 3 वर्ग बनाए गए। क्या बनाए गए? 3 वर्ग, जैसे का वर्ग, ठीक है, खा वर्ग और गा वर्ग।
इन 3 वर्गों के आधार पर जो है राज्यों को बांटा गया और उनमें मतलब उन का वर्ग में कौन से राज्य आएंगे, खा वर्ग में कौन से राज्य जाएंगे, गा वर्ग में कौन से राज्य जाएंगे, जिनमें देश भर में कार्यकाल होगा, कैसे होगा, हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कैसे काम होगा, कैसे दस्तावेज होंगे, इन सब के बारे में चर्चा की गई। तो सुनो इसके बारे में। गृह मंत्रालय की राजभाषा विभाग के द्वारा यह नियम पारित किया गया। प्रावधान ये था कि सभी दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निकाले जाएंगे। ठीक है, गृह मंत्रालय ने दस्तावेज पारित किए, क्या नियम पारित किए, बोला कि भैया सभी दस्तावेज जो हैं वो हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निकाले जाएंगे और देश भर में केंद्रीय कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा जाएगा। जो सेंट्रल के जो कार्यालय हैं, मतलब जो केंद्र सरकार के जो ऑफिस हैं पूरे देश में किसी भी राज्य में स्थित हों वो, उनमें उनको 3 वर्गों में बांटा जाएगा, जिसमें का वर्ग में आया है बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। समझ गए। जिसमें का वर्ग में कौन कौन से राज्य हैं, का वर्ग में राज्य आए हैं बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये आपको याद रखने हैं। जब भी राजभाषा अधिनियम 1976 के बारे में पूछता है वो, तो आपको बिल्कुल लिखना है कि गृह मंत्रालय की राजभाषा विभाग द्वारा निर्मित नियम है। इसमें प्रावधान जो है सभी दस्तावेज हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निकाले जाएंगे। देश भर में केंद्रीय कार्यालयों को 3 वर्गों में, यानी कि का वर्ग, खा वर्ग और गा वर्ग, 3 वर्गों में जो है बांटा जाएगा। समझ में आ गई। 3 वर्गों में देश भर के कार्यालयों को बांटा जाएगा। 3 वर्ग कौन से, ये मैंने फर्स्ट वर्ग आपको बताइए। खा वर्ग में जो है गुजरात, महाराष्ट्र, समझ रहे हो, गुजरात ये महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, दमन दीव वाला एरिया, दादर एवं नागर हवेली, ये वाला एरिया जो है ये खा वर्ग में आ गए। अब गा वर्ग में कौन से आ गए, ये वाले गा वर्ग में आ गए, ये वाले पूरा एरिया गा वर्ग में आ गया। कौन सा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य। तो गा वर्ग में कौन से आ गए, ये और ये आ गया है गा वर्ग में। पूर्वोत्तर राज्य आ गए और पश्चिम बंगाल वाला भाग आ गया, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक ये वाला भाग आ गया। का वर्ग में बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आ गए। खा वर्ग में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, दमन दीव और दादर एवं नागर हवेली, ये सब आ गए खा वर्ग में। ठीक है, तो ये लिखना है हमको राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत। अगर 5 मार्कर में क्वेश्चन आता है तो हमको ये लिखना है। नेक्स्ट भैया कि विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रथम सत्र कहाँ आयोजित किया गया, कब गठन किया गया, कहाँ पर आयोजित किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। अब देखो यार, तुम ये सोच रहे हो तो बहुत नॉर्मल पॉइंट है, नहीं लिखो, क्या दिक्कत क्या लिखने में यार, अच्छा पॉइंट है, सभी लिखेंगे, आप भी लिखो, नंबर मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे, सबको मिलेंगे, है ना, कोई नॉर्मल पॉइंट नहीं है, अच्छा पॉइंट है। हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, बढ़िया पॉइंट है, पढ़ने वाले को पढ़ते से एकदम मजा आ जाएगा। प्रत्येक कितने वर्षों में मनाया जाता है भैया, प्रत्येक 2 वर्षों में इसको आयोजित किया जाता है। 10 से 12 जनवरी सबसे पहले मनाया गया 1975 में, कहाँ, नागपुर में। ठीक है, हिंदी भाषा को सेवा और ज्ञान का माध्यम बनाना, इसका उद्देश्य क्या है, हिंदी जो भाषा है उसको सेवा का और ज्ञान का माध्यम बनाना, ये है हिंदी जो सम्मेलन होता है, विश्व हिंदी सम्मेलन, उसका ये मतलब उद्देश्य, ऑब्जेक्ट है। राजभाषा संबंधित कार्यों में संलग्न भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं वो हैं भैया गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय और एक और है शिक्षा मंत्रालय। कौन सा, शिक्षा मंत्रालय। तो ये 3 मंत्रालय जो है राजभाषा संबंधी कार्यों में संलग्न हैं, जो भारत सरकार के मंत्रालय हैं। समझ में आ गया। अब बताओ, अब अगर विश्व हिंदी सम्मेलन को आपको 5 मार्कर में भी लिखना पड़े तो आराम से लिख दोगे यार, लिख के देखना, कभी सफिशिएंट कंटेंट बता रहा हूँ आपको, है ना।